हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के इतिहास भाग 2 का पहले चैप्टर का चौथा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि मध्य भारत के जिस गांव के लोग लोहा बनाने का काम करते थे वो अगरिया थे और फिर वो लोहा बनाने में माहिर भी थे। लेकिन धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रजनन का हुनर खत्म होने लगा और ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंडी पड़ गई। यानी कि जो लोहा बनाने के कारीगर थे वो बेरोजगारी होने की वजह से और फिर लोहा का प्रयोग न होने की वजह से धीरे धीरे उनका काम धंधा खत्म हो गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी आ जाती है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय। करा कि साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ट और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। यानी कि 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक यानी कि धरती के वैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ट और जमशेदजी टाटा किसके बेटे थे के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। यानी कि वह जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह अयस्क एवं इस्पात का कारखाना लगाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। यानी कि उम्दा एक प्रकार का लौह अयस्क था जिसका पता लगाना बहुत जरूरी था। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद बेल्ट और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भर भर के लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि लौह अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। बेल्ट और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पे जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है और रजहारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। यानी कि कौन सी पहाड़ी? रजहारा। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यहाँ सूखा इलाका और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं थे। यानी वो ऐसे जगह थी जहाँ पे पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगर यह समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। और कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए कई जगह बनाई गई और इस जगह को जमशेदपुर का नाम दिया गया। और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। इम्पोर्टेंट है। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी और 19वीं सदी में भारत में जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940, यानी कि यह चित्र 1940 का बना हुआ है। 19वीं सदी में भारत में आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी और काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज
विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। यानी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत में भी जो श्रेष्ठ इस्पात है उसका निर्माण वो कर सकते हैं। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे और 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया और इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आ गई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पे आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को की युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम भी सौंप दिया गया। यानी कि जो भारत में कंपनी आयरन स्टील कंपनी खोली गई थी और 1919 तक की स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था और सूती कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा होने लगा, यानी कि मुनाफा होने लगा। और ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आई। फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पे अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षतः ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासक के आखिरकार दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। ये उसका चित्र है। क्या करा युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। यानी कि जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ती गई उसको अपनी फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा, यानी कि वो अपनी फैक्ट्री को बड़ा किया और फिर युद्ध के बाद भी चलता रहा। और इस चित्र में विद्युत संयंत्र और वायरल संयंत्र बनाए जा रहे हैं जमशेदपुर 1919 में। देखिए कितने सारे मजदूर लगे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे लोहा और इस्पात की चीजें बन रही हैं। अन्यत्र है जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत की साल। करीब 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी और दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुल करके बढ़ावा दिया। फिर 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। कौन? जापान। और इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राम, रेलवे और वाष्प चालित जल पोतों का विकास किया और पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात भी किया। उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया और फिर निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उधार शर्तों पर कर्जे दिए गए और सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उसे सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों में बेच दिए। यानी कि क्या किया? पहले सरकार ने विशाल उद्योग शुरू किया और फिर उसे क्या किया? सस्ती कीमत पे जो व्यवसायिक थे उन्हें बेच दिया। और भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय से वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसका सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? सैनिक जरूरतों से। तो इस तरीके से हमारा बुनकर, लोहा बनाने वाला, फैक्ट्रियों के मालिक से संबंधित चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।